नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए शैडो गॉड की एक नई और धमाकेदार कड़ी लेकर। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस कहानी की हर नई कड़ी रोज़ रात को इसी समय आएगी, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो चलिए, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। धुंध कबीले का नेता मारा गया। उसकी ऊर्जा विद्या 8वें चरण के शिखर पर था। वो कैसे मर सकता है? उसे मारने के लिए तो बस कोई मोनार्क ही आ सकता है। कहीं वो लड़का, क्या वो मोनार्क बन गया है? ये कैसे मुमकिन है? उसकी उम्र तो सिर्फ 18 साल है। इतनी कम उम्र में ऊर्जा मास्टर बनना तो 1000 साल में एक बार ही होता है। भागो, यहाँ से निकलो। ये बात बुजुर्गों तक पहुंचानी होगी। उसके जैसा ताकतवर शरीर देखकर वो जरूर कुछ बड़े योद्धाओं को भेजेंगे ताकि उसे मारकर उसे किसी अभिशप्त कठपुतली में बदल सकें। धुंध कबीले के योद्धा तुरंत आकाश में उड़ चले, ऊर्जा विद्या का इस्तेमाल कर तेजी से भागते हुए। उन्हें अच्छे से पता था कि वो उस 18 साल के लड़के का सामना नहीं कर सकते। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? छोटू की गरजती हुई आवाज बिजली की तरह गूंजी। उसके 300 कदम के दायरे में जितने भी दुश्मन सैनिक थे, सब उसकी आवाज से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके हथियार, जिन्हें उन्होंने ऊर्जा विद्या से बुलाया था, छोटू ने हवा में लपक ली। फिर एक पल में उन हथियारों को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा और वे सीधा भागते हुए धुंध कबीले के योद्धाओं की पीठ में जा धंसे। नहीं, बचाओ! वो चीखों से आसमान गूंज उठा। वे न सिर्फ मारे गए बल्कि जमीन पर बुरी तरह से पिन कर दिए गए थे। मरते समय उनकी चीखें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। छोटू ने अपने पैर को उनके नेता की लाश से खींचकर बाहर निकाला और अपनी सच्ची ऊर्जा से पैर और कपड़े पर लगे खून को हटा दिया। अब उसके शरीर पर हत्या का कोई निशान नहीं था। वो मुड़ा और धुंध कबीले के सहयोगी चेन कबीले के योद्धाओं की ओर देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सुंबाश, पेरंश, तुम लोग सोचते थे कि तुम धुंध कबीले के साथ मिलकर सौर्य कबीले को मिटा दोगे। कितना बड़ा मजाक है ये। चलो, एक मौका देता हूँ। अगर अभी माफी मांग लो, सौर्य कबीले की अधीनता स्वीकार करो और हमारे गुलाम बन जाओ, तो शायद तुम्हारा कबीला आज नष्ट होने से बच जाए। वरना हम तुम्हारा नाम और निशान तक मिटा देंगे। तुम्हारे कुत्ते बिल्ली तक नहीं बचेंगे। बेरंश ने जमीन पर थूकते हुए घृणा से कहा, क्या तुम देख नहीं रहे कि हमारे पास कितने लोग हैं? तुम्हें लगता है हम तुमसे डरेंगे? सुनो लड़के, धुंध कबीले की जड़ें इस शहर में बहुत गहरी हैं और आज तुम्हारा सौर्य कबीला पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। उसके शब्द जरूर भारी भरकम लग रहे थे, लेकिन अंदर से उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। छोटू ने अभी अभी शैडो ब्लाइट घराने के सभी योद्धाओं को मार डाला था और वो किसी भी हथियार से घायल नहीं हो रहा था। ये तक साफ नहीं था कि क्या धुंध कबीले के लोग उसे नुकसान पहुंचा भी सकते हैं या नहीं। असल में धुंध कबीले के सभी योद्धा भीतर से पागल होने की कगार पर थे। वे चीख पड़ना चाहते थे। छोटू की ऊर्जा कला का स्तर उनकी समझ से बहुत परे था। ये ऐसा था जैसे किसी सड़क पर भीख मांगते आदमी को देखो और फिर पता चले कि वह तो कोई राजा है। कौन सोच सकता था कि एक 18 साल का लड़का शैडो ब्लाइट घराने के सारे योद्धाओं को मार देगा और अकेले 1000 लोगों की सेना को रोक देगा। गृह बात बाहर फैली तो सिर्फ यान हेवन ही नहीं, पूरे तिलिस्मी आयाम में हलचल मच जाएगी। छोटू ऐसा विलक्षण योद्धा था जो शायद हजारों साल में एक बार पैदा होता है। इतना घमंड मत करो छोटे लड़के, सुंबाश ने तीखे स्वर में कहा। फिर उसने थोड़ा शांत लहजे में समझदारी जताते हुए बात जोड़ी। एक बात बता, तूने अभी जो हमला किया उसमें कितनी असली ऊर्जा खर्च कर दी? बाहर से चाहे जितना ताकतवर दिखे, अंदर से तू अब बिल्कुल खाली हो चुका होगा। अब तुझ में कुछ नहीं बचा। धुंध कबीले के दूसरे योद्धा भी बोल पड़े। हाँ, सही कहा। इसकी सच्ची ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी। अभी हमला कर दो, इससे पहले कि ये फिर से ताकत जुटा ले। अभी मारा जा सकता है। जितने लोगों को इसने शैडो ब्लाइट घराने से मारा है, अब तो वे सौर्य कबीले को जीवन भर दुश्मन मानेंगे। अगर यह लड़का आज बच भी गया तो भी वे इसे ढूंढकर जरूर मार डालेंगे। मार डालो इसे, अब ये खाली है। इससे पहले कि फिर से भर जाए, खत्म कर दो। धुंध कबीले का एक और योद्धा, जिसका नाम था दक्षूर, अब और सहन नहीं कर पाया। उसने अपनी भाला उठाई और एक ही छलांग में 100 कदम दूर से छोटू की छाती की ओर सीधा वार कर दिया। 100 फूलों की वर्षा। भाले की नोक से सच्ची ऊर्जा फूटी जो 100 खिले हुए फूलों जैसी दिख रही थी। यह धुंध कबीले की 100 फूल भाला कला की एक चाल थी, जिसकी हर हरकत वसंत की पहली किरण जैसी थी, सुंदर और चमत्कारी। छोटू हंसते हुए बोला, तुम बेवकूफों को लगता है मेरी सच्ची ऊर्जा खत्म हो चुकी है और ऊपर से तुम इस तरह की बचकानी चालों से मुझ पर हमला कर रहे हो। मैं तो ऐसे कीड़े मकोड़ों को सैकड़ों बार मार सकता हूँ और फिर भी मेरी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। मैं तो सच में तुम्हें जिंदा लौट जाने का मौका दे रहा था, लेकिन जब मरने की ही जिद है तो चलो वहीं सही। धड़धड़ाहट की एक जोरदार आवाज के साथ छोटू ने भाले की नोक को पकड़ लिया और उसके चारों ओर जो ऊर्जा से बने फूल थे वो एक पल में बिखर कर हवा हो गए। ये क्या हो रहा है? दक्षूर चिल्लाया जब वह आसमान से गिरा और पूरी कोशिश के बाद भी भाला वापस नहीं खींच पाया। छोटू ने बस अपनी कलाई घुमाई और भाला चकनाचूर हो गया।
उसकी लकड़ी और धातु के टुकड़े दगशूर के शरीर में ढस गए। वह पीछे हटने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक धुंधली परछाई उस पर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय हाथी जमीन पर पैर पटकता हुआ उसकी ओर आ रहा हो। कंपनों की ऐसी लहर दौड़ी कि दगशूर का पूरा शरीर हिल गया। वह परछाई उसके शरीर, हड्डियों, रक्त और नसों के आर पार निकल गई। उसके दिमाग में फटने जैसी आवाजें गूंजने लगीं और उसकी चेतना काली पड़ गई। वह गिर पड़ा, मरा हुआ। अगर किसी लोहे के बने आदमी पर भी 5 प्राचीन हाथियों की ताकत वाला हमला होता तो वह भी चकनाचूर हो जाता। और दगशूर तो सिर्फ मांस मज्जा का इंसान था। अब सुंबाश को समझ आ गया कि छोटू कोई आम इंसान नहीं, बल्कि प्राचीन समय का कोई राक्षसी योद्धा है। उसके पास सच्ची ऊर्जा का अंतहीन भंडार था और उसके हर वार में जानवर जैसी बर्बरता भरी थी। सच कहें तो सुंबाश अब सोचने लगा था कि क्या छोटू वाकई इंसान है या फिर किसी आदिम जीव की आत्मा उसमें समा गई है। भागो, किसी ने चिल्लाकर कहा। ये इंसान नहीं है, ये कोई राक्षस है। हमें यान हेवन के बाकी कबीले वालों के साथ मिलकर इसे खत्म करना होगा। धुंध कबीले के सभी लोगों को अब सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, भाग जाना। पीछे हटो, सुंबाश ने ठंडे स्वर में कहा। तुरंत सैनिकों ने कतारबद्ध होकर पीछे हटना शुरू कर दिया और कुछ योद्धा छोटू पर हमला करने आगे बढ़े ताकि बाकियों को भागने का समय मिल सके। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? छोटू गरजा और शेर या अजगर की तरह आगे कूदा। उसकी एक छलांग में ही वह दर्जनों मीटर आगे पहुंच गया। उसी समय उसकी सच्ची ऊर्जा चारों ओर सैकड़ों कदमों तक फैल गई और एक खूनी बवंडर जैसा दृश्य बन गया। उसकी सिर्फ एक उंगली की हरकत से ऊर्जा की एक घूमती हुई गोली निकली जो सीधा एक सैनिक की कवच चीरकर उसे वहीं ढेर कर गई। अजेय सम्राट की मुष्टि नाम की हथेली की एक मार से 10 सैनिकों की नसें और रक्तवाहिनियां फट गईं और वे एक साथ जमीन पर ढेर हो गए। स्वर्ग का जाल। छोटू ने हाथ फैलाया, उंगलियां फैलाईं और उसकी असली ऊर्जा मकड़ी के जाल की तरह चारों ओर फैल गई। एक विशाल जाल बनाते हुए कियेशनेर, जिसने धुंध कबीला के लोगों के लिए हर रास्ता बंद कर दिया, सुंबाश पीछे हटना चाहता था, लेकिन उस जाल ने उसे पूरी तरह रोक दिया था। उसने हाथ घुमाकर तलवार ऊर्जा की एक किरण उस जाल की ओर फेंकी, यह सोचकर कि वह उसे काट पाएगा, लेकिन तलवार की वह ऊर्जा उस जाल पर ऐसे पड़ी जैसे पानी पर चाकू चला दिया हो, बिल्कुल बेअसर। ये तो कोई राक्षसी उत्पाती है, यही सोच रहे थे धुंधकबीला के सभी बुजुर्ग। उन्हें छोटू इंसान नहीं, कोई राक्षस लग रहा था। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि उसकी इतनी ऊंची ताकत कैसे हो सकती है, सिवाय इसके कि शायद उसे किसी 1000 साल पुराने दानव ने अपने कब्जे में ले लिया हो। किसी पल अचानक एक जोरदार हंसी हवा में गूंज उठी, इतनी ऊंची कि बादल तक कांप उठे। ऊर्जा का बादलों से मेल होना यह संकेत होता है किसी के ऊर्जा कला में माहिर, यानी मास्टर ऑफ एनर्जी बनने का। ऊर्जा कला के 9वें चरण में कोई व्यक्ति मोनार्क स्तर का बनता है और जब ये होता है तो उसकी ऊर्जा आकाश और धरती से जुड़ जाती है। आश्चर्यजनक रूप से कोई इस क्षण मास्टर ऑफ एनर्जी बन रहा था। छोटू ने अपनी ऊर्जा बहती रहने दी, उस विशाल जाल को शक्ति देता रहा जिससे धुंध कबीला के योद्धा और उनकी सेना पूरी तरह फांसी रही। वह जानता था कि यह ऊर्जा परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पिता हिमेश ने अब मास्टर ऑफ एनर्जी का स्तर प्राप्त कर लिया था। अब सौर्य कबीला को कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। हवा में तेज गड़गड़ाहट हुई और एक आवाज गूंजी, छोटू तू तो कमाल कर रहा है, लेकिन सबको मत मार, कुछ को जिंदा पकड़कर रख। ये कोई और नहीं बल्कि हिमेश थे। जैसे ही उनकी आवाज आई, एक आकृति आकाश में प्रकट हुई। वह बिना किसी ऊर्जा पंख के आकाश में आगे बढ़ रहा था। मास्टर ऑफ एनर्जी लोग बिना पंखों के भी हवा में उड़ सकते हैं, यही होती है 9वें चरण की ताकत, गड़गड़ाहट। हिमेश का यह दृश्य देखकर धुंध कबीला के योद्धाओं के दिलों में डर समा गया। जब वे छोटू का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो हिमेश जैसे मास्टर से कैसे लड़ेंगे। घुटनों पर आजा सुंबाश। मौके का फायदा उठाते हुए छोटू आगे कूदा और अपना हाथ सुंबाश की ओर काटने के अंदाज में चलाया। सुंबाश ने खुद को बचाने की कोशिश की, धुंध कबीला की ऊर्जा कला का प्रयोग करते हुए एक रक्षात्मक दीवार खड़ी की, लेकिन छोटू की वार ने उस दीवार को चीर कर रख दिया। शवभक्षक श्वेत बाघ, एक सफेद बाघ का सिर प्रकट हुआ। उसका मुंह खुला हुआ था और वह झपटते हुए आगे बढ़ा। सुंबाश चाहकर भी नहीं बच पाया और जैसे ही बाघ ने उसे पकड़ लिया, उसकी असली ऊर्जा छोटू के काबू में आ गई। इस चाल का नाम शवभक्षक श्वेत बाघ इसलिए था क्योंकि इसका असली उद्देश्य दुश्मन को पकड़ना होता था। जब बाघ दुश्मन को काट लेता तो वह व्यक्ति जैसे लाश बन जाता, बिल्कुल बेबस, न हिल सके न कुछ कर सके। और ठीक यही हालत थी अब सुंबाश की। वह 20 सालों से धुंध कबीला का मुखिया था, लेकिन आज उसे सौर्य कबीला की नई पीढ़ी के एक युवक छोटू ने पकड़ लिया था। जो भी यह खबर सुनेगा वह हैरानी और अफसोस के साथ सिर हिलाए बिना नहीं रह पाएगा। यन्हेवेन के बाकी रईस और ताकतवर कबीले इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि धुंध कबीला और सौर्य कबीला के बीच गहरी दुश्मनी चल रही है। उनमें से कई ने अपने लोग भेजे थे ताकि देख सकें कि कौन किस पर भारी पड़ता है।
ज्यादातर चाहते थे कि दोनों कबीले आपस में भिड़कर खून खराबे में उलझ जाएं, पर किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि धुंध कबीला पूरी तरह से हार जाएगा। छोटू ने जिस तरह से उन्हें हराया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कभी छोटू को एक निकम्मा, ऐशो आराम में डूबा बिगड़ैल लड़का समझा जाता था जिसने अपने कबीले को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया था, लेकिन आज लोगों की नजर में वह पूरी तरह बदल गया था। अब वह एक अपराजेय योद्धा बन चुका था। बहुत ही कम समय में एक निकम्मा लड़का एक जबरदस्त ताकतवर योद्धा बन गया। बहुतों को यह सब सपना जैसा लग रहा था और वे यह तय भी नहीं कर पा रहे थे कि इस पर विश्वास करें या नहीं। वे बस उस दृश्य को देख रहे थे जहां छोटू ने सुम्बाश को अपने कब्जे में ले रखा था और सोच रहे थे कि क्या वह सच में इंसान है या फिर कोई दानव या राक्षस। सुम्बाश को मजबूती से पकड़कर छोटू ने गरजती हुई आवाज में चिल्लाया, तुम्हारा मुखिया मेरे कब्जे में। तुरंत आत्मसमर्पण करो। छोटू की गरजती आवाज ने धुंधकबीला के सैनिकों के मनोबल को बुरी तरह हिला दिया। उनके लिए अब प्रतिरोध करना नामुमकिन हो गया। ठक ठक ठक। बचे हुए 600-700 सैनिकों ने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए और धीरे धीरे अपनी कवच उतारने लगे। वे जमीन पर झुक गए और चिल्लाने लगे, हमें माफ कर दीजिए, हे शौर्य कबीला के महायोद्धाओं, हम सिर्फ किराए के सिपाही हैं, कृपया हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कीजिए, हम तो चाहें तो शौर्य कबीला में शामिल भी हो सकते हैं। ऊर्जा कला के 5वें स्तर पर पहुंचा हुआ एक कप्तान बार बार साष्टांग दंडवत करता हुआ बोला, मुझे शक्तिशाली युद्ध कला आती है, मैं ऊर्जा विस्फोट स्तर तक पहुंच चुका हूं, मुझे अपने कबीले में रख लीजिए, बस मेरी जान बख्श दीजिए। ऊर्जा कला में 5वां स्तर पाना कोई साधारण बात नहीं थी और हर कबीला ऐसे योद्धा की कद्र करता था। हिमेश ने ठंडी सांस छोड़ी और फिर पूरे मैदान में गूंजती आवाज में बोला, ठीक है, तुम लोगों को मौका मिलेगा। वंश दक्ष, जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है उन्हें पकड़ लो। जो प्रतिभावान और वफादार हों वे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो जिद्दी और विरोधी हों उन्हें या तो अपंग कर दो या खत्म कर दो, और जो साधारण हों वह अपने हथियार और कवच यहीं छोड़कर सामान्य जीवन में लौट जाएं। हिमेश के आदेश के सामने कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। यह थी एक ऊर्जा गुरु की सच्ची ताकत। वंशक और दक्ष ने तुरंत धुंध कबीला की सेनाओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। उन्होंने पहले उनके नेताओं की पहचान की और फिर सैनिकों की छंटनी शुरू की। उसी दौरान धुंध कबीला की शाखा से जुड़े एक हिंसक सैनिक ने प्रतिरोध की कोशिश की। छोटू ने जब यह देखा तो अपनी उंगली से एक घूर्णन करती ऊर्जा की गोली छोड़ी जो सीधा उस सैनिक के दिल में जा ढांसी। वह वहीं ढेर हो गया। इसके बाद बाकी सैनिकों ने बिना किसी झिझक के सहयोग करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में सारे किराए के सैनिकों को पकड़कर सौर्य कबीला की हवेली ले जाया गया। अब मैदान में बस धुंधक बीला के असली सदस्य बचे थे जो चारों तरफ से हिमेश, छोटू और सैकड़ों सौर्य कबीला के सैनिकों और योद्धाओं से घिरे हुए थे। उसी वक्त धुंधक बीला के एक बुजुर्ग सदस्य ने ऊंची आवाज में कहा, हमारा कबीला बाहर कई शाखाओं से जुड़ा हुआ है और हमारे पास एक बुजुर्गों की परिषद भी है, वे ये सब चुपचाप नहीं सहेंगे। सुन लो हिमेश, अगर तुमने हमारे मुखिया सुम्बाश को कोई नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ेगा। बकवास बंद कर। हिमेश ने तीखे स्वर में जवाब दिया, तुम लोग तो खब्र में पैर लटकाए बिना मानने को तैयार नहीं हो। अचानक एक साथ दर्जन भर मानवीय रूपों वाली ऊर्जा आकृतियां आसमान में प्रकट हुईं और धुंध कबीला के बुजुर्गों पर टूट पड़ी। धुंध कबीला के बुजुर्गों ने अपनी ऊर्जा कला से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वे मानवीय ऊर्जा आकृतियों को अपने शरीर में घुसने से नहीं रोक सके। उन आकृतियों ने उनके ऊर्जा स्रोत और नसों को पूरी तरह कुचल डाला। कुछ ही पलों में उनकी सारी शक्ति नष्ट हो गई और वे जमीन पर ढेर हो गए। चेहरों पर भय और हार का भाव। छोटू अंदर से कांप उठा। अब उसे समझ आ गया था कि एक ऊर्जा गुरु की ताकत असल में क्या होती है। उसके पिता हिमेश ने उसे अब इतनी दूर पीछे छोड़ दिया था कि उसकी अपनी ऊर्जा कला तो कहीं टिकती ही नहीं थी। तो यह है ऊर्जा गुरु की शक्ति। जब कोई 9वें चरण तक साधना कर लेता है तब उसकी ऊर्जा, तकनीक और ताकत सब कुछ एकदम बदल जाती है। 8वें चरण की पराकाष्ठा भी इससे तुलना नहीं कर सकती। मैं तो 8वें चरण के किसी योद्धा को तो हरा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी ऊर्जा गुरु से टक्कर लेनी है तो अभी बहुत कुछ सीखना और साधना बाकी है। छोटू जानता था कि धुंधक बीला के इतने शक्तिशाली योद्धाओं की हत्या के बाद विषभानु जरूर नाराज होगा और सौर्य बीला के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। अगर भविष्य में विषभानु के कबीले से टकराव हुआ और वे कमजोर रहे तो उनका हाल भी धुंधक बीला जैसा ही होगा, पूरी तरह मिटा दिए जाएंगे। जब सारे बुजुर्गों की ऊर्जा कला नष्ट हो चुकी थी तब हिमेश ने आदेश दिया, छोटू, हमारी सेना को लेकर धुंधक बीला के मुख्यालय पर चढ़ाई करो। मुझे ये कबीला यान हेवन से पूरी तरह मिटा हुआ चाहिए। जी पिता, छोटू ने कहा और चेन दलई उर्फ सुम्बाश की कलाई पकड़ी। तुम भी मेरे साथ चलोगे? तुम्हें तो जरूर पता होगा कि सारा खजाना कहाँ छुपा है। चलो साथियों, आगे बढ़ो। सैनिक तुरंत हरकत में आ गए और धुंधक बीला की तरफ कूच करने लगे। यहाँ तक कि कुछ नौकर चाकर भी साथ हो लिए। अब जबकि सारे बुजुर्ग अपंग हो चुके थे तो उनके कबीले की संपत्ति यूं ही छोड़ देना मूर्खता होती। सड़क पर चलते हुए छोटू ने सुम्बाश को घसीटते हुए पूरे शहर को ललकारा, सुन लो यान हेवन के कबीले वालों,
ये मामला सौर्य कबीला और धुंध कबीला के बीच का है। अगर कोई इसमें दखल देने की कोशिश करेगा या हालात का फायदा उठाने की सोचेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसका हाल भी धुंध कबीला जैसा होगा। सड़क पर सब्जी बेचने वाले व्यापारी और आम लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हालांकि कुछ रेस्तरां के अंदर बैठे लोग बाहर आकर ये सारा तमाशा देखने लगे। वे सोचने लगे, कबीले के बीच की लड़ाइयां कितनी खूनी होती हैं, न जाने आज कितने सिर कटेंगे। ऐसे ही एक 9 मंजिला रेस्तरां में कुछ प्रभावशाली लोग बैठकर इन घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। इस रेस्तरां का नाम था चार समुद्र भोजालय, याने हेवन का एक प्रसिद्ध ठिकाना। यह भोजालय चार समुद्र भोजालय नामक प्रतिष्ठान था जिसे चार समुद्र संगठन चलाता था। यह संगठन यान हेवन में नहीं बल्कि देश भर के हजारों शहरों में फैला हुआ था। यहाँ की खासियत थी ऐसी स्वादिष्ट शराबें और व्यंजन जो शरीर की ऊर्जा और रक्त को पुनः सक्रिय कर देते थे और साधना में मदद करते थे। इसके अलावा वे विशेष प्रकार की औषधियां और राक्षसी जीवों के मांस भी बेचते थे, लेकिन इनकी कीमतें इतनी ऊंची थीं कि यहाँ केवल अमीर लोग ही खाना खा सकते थे। खास मेज पर 3 युवक और 2 युवतियां बैठे थे। युवक दिखने में आकर्षक और बेफिक्र थे जबकि युवतियां किसी खिलते फूल की तरह सुंदर थीं। साफ जाहिर था कि ये सामान्य लोग नहीं थे और कोई बड़ा कबीला या संगठन इनसे जुड़ा हुआ था। कुछ बदनीयत लोग इन युवतियों पर नजरें गड़ाए हुए थे, लेकिन समझदार लोग तुरंत पहचान सकते थे कि इनसे पंगा लेना मुसीबत को बुलावा देना है। उनकी मेज पर जो व्यंजन परोसे गए थे वो बेमिसाल थे। ड्रैगन पूल ग्रीन स्प्रिंग राक्षस मछली के टुकड़े, गहरे समुद्र के 4 पंजों वाले भार ड्रैगन के अंग, जादुई मशरूम से बनी शराबें और जिनसेंग राजा का सूप। ये दावत 5-6 हजार ऊर्जा समेकन गोलियों के बराबर थी, जो किसी सामान्य कबीले की साल भर की कमाई होती है। एक युवक ने मशरूम वाली शराब का एक घूंट लिया, स्वाद का आनंद लिया और बोला, यकीन नहीं होता छोटी बहन, सौर्य कबीले ने धुंध कबीले को पूरी तरह मिटा दिया और अब उनके मुख्यालय को लूटने जा रहा है। काश हमें पहले पता होता तो हम लड़ाई देखने पहुंच जाते। एक युवती बोली, क्या आपने स्वर्गीय प्रकाश देखा था बड़े भाई? वो बादलों में ऊर्जा समाहित होने का संकेत था, यानी कोई ऊर्जा गुरु बना है। और वह छोटा लड़का छोटू जो सौर्य कबीले की सेना का नेतृत्व कर रहा है, वो भी कुछ कमजोर नहीं लग रहा। दूसरे युवक के चेहरे पर उपहास था। कुइयों का मेंढक है वो, न आसमान की ऊंचाई जानता है न जमीन की चौड़ाई। ऐसे लोगों की पूरी टोली को मैं अकेले खत्म कर सकता हूँ। ये सौर्य और धुंध कबीलों की लड़ाई तो सिर्फ देहाती झगड़ा है, देखने लायक भी नहीं। हमें जो निरीक्षण यात्रा के लिए इन 81 दक्षिणी शहरों में भेजा गया है वो अब तक तो सिर्फ बोरियत है। हर कोई यहाँ अपनी अलग सत्ता बनाने की सोच रहा है। लगता है कि मुनि सम्राट वंश अब कमजोर हो रहा है, युद्ध आ रहा है, ये तय है। दूसरी युवती ने सिर हिलाया। इसका मतलब है कि हमारे वसंत शरद संगठन के लिए सुनहरा मौका है। जब भी कोई साम्राज्य बिखरता है, छोटे राज्य उठ खड़े होते हैं और नए नायक जन्म लेते हैं। यही मौका है हमारे संगठन के लिए भी, 4 महान संस्थानों में से किसी को हटाकर उसकी जगह लेने का। एक और युवक बोला, हमें यान हेवन में भी कुछ हाथ मारना चाहिए। भले ही ये जगह दूर दराज हो, लेकिन धुंध कबीला अब भी धनवान है। पुरानी नाव से भी कुछ सामान निकाला जा सकता है। उससे पहले कि वो छोटू वहां पहुंचे, हमें निकलना होगा। ऐसा करेंगे तो उसका घमंड भी थोड़ा टूटेगा। क्या कहते हो? बिल्कुल सही। धुंध कबीले के पास जरूर कुछ कीमती चीजें होंगी। हमें भी अपनी जेबें भरने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। जब वापस संगठन लौटेंगे तो काम निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तय रहा। मालिक, हिसाब लाओ। वे सबने नोटों से बिल चुकाया और रेस्तरां से बाहर निकल पड़े। अगर छोटू हमसे पहले पहुंच गया तो? सादा जवाब है, अगर उसने वसंत शरद संगठन का विरोध करने की हिम्मत की तो उसे खत्म कर देंगे। और अगर उसका सौर्य कबीला हमें रोकने की कोशिश करेगा तो वो समझ ले कि अंडे से पत्थर तोड़ा नहीं जा सकता। छोटू इस वक्त धुंध कबीले के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका था। उनका किला न केवल विशाल और फैला हुआ था, बल्कि लोहे से जरा मजबूत द्वार भी था। धुंध कबीले के बचे हुए योद्धा पहले ही अपनी हार की खबर सुन चुके थे और उन्होंने किले का मुख्य द्वार बंद कर दिया था। किले की दीवारों पर तीरंदाज तैयार खड़े थे और इधर उधर संदेशवाहक कबूतर उड़ते हुए खबरें भेज रहे थे। सौर्य कबीले की तरह धुंध कबीले की भी कई शाखाएं थीं और कुछ प्रधान बुजुर्ग गुप्त स्थानों पर साधना में लीन थे। अब जब मुख्य शाखा खत्म होने की कगार पर थी तो मदद मांगना स्वाभाविक था, लेकिन छोटू उन्हें यह मौका देने को तैयार नहीं था। उसने सुम्बाश को ऊपर उठाकर जोर से ऐलान किया, सुनो धुंध कबीले वालों, तुम्हारा सरदार मेरे पास है। अगर अभी हार नहीं मानी तो मैं इसे यहीं मार दूंगा, दरवाजा तोड़ दूंगा और अंदर जो भी है, चाहे औरत हो, बच्चा हो या जानवर, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अंदर से एक गुस्साई आवाज गूंजी, तुम हमें खत्म नहीं कर सकते। हमने अपने प्रधान बुजुर्गों को खबर भेज दी है, वो कुछ ही दिनों में यहाँ होंगे और तुम्हारे सौर्य कबीले को खून से धो डालेंगे। अकल के अंधे, छोटू कर जा। उसने हाथ आगे बढ़ाया और मुट्ठी भींची। उसी वक्त वहां खड़ा एक भारी भरकम पत्थर का शेर, जो 4 लोगों जितना ऊंचा था, हवा में उड़ गया। धरम, वो शेर 5,000 पाउंड से कम नहीं रहा होगा। फिर भी वह उल्का की तरह दीवार में जा टकराया और एक बड़ा सुराख बना दिया। ऐसी ताकत के सामने कोई भी रक्षा टिक नहीं पाई। हमला करो, छोटू ने सुम्बाश को कसकर पकड़ते हुए आदेश दिया और सौर्य कबीले के योद्धाओं और सैनिकों के साथ भीतर घुस गया।
धुंध कबीले के जो 10-12 योद्धा छठे स्तर के थे, वे सभी पल भर में काट गिराए गए। रही बात सैकड़ों सैनिकों, उन नौकरों और सेवकों की, तो उनमें से किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया और औरतों बच्चों की चीख पुकार के बीच सब कुछ एक पल में समाप्त हो गया। ये पूरी लड़ाई एक अगरबत्ती जलने जितने समय में खत्म हो गई। इस जगह को पूरी तरह सील कर दो, छोटू ने अपने साथियों से कहा। कोई बाहर न जाए, न कोई अंदर आए, सबको बांध दो और इस जगह की पूरी तरह तलाशी लेकर हर कीमती चीज निकाल लो। छोटू के एक इशारे पर सौर्य कबीले के सैकड़ों सैनिक और सेवक, जो कुल मिलाकर 1000 से भी ज्यादा थे, तेजी और सटीकता के साथ पूरे किले की तलाशी लेने लग गए। सबसे पहले उन्होंने धुंध कबीले के सभी सैनिकों, सेवकों, औरतों और बच्चों को पकड़कर किले के बीचों बीच स्थित चौक में एकत्र कर लिया और उन पर धनुष बाण ताने रखे। जरा सी हरकत करने पर उन्हें तुरंत मौत के घाट उतारा जा सकता था। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद सारा खजाना और धन बाहर निकालना शुरू किया। कोई भी समृद्ध और ताकतवर कबीला अपने गोदामों में राक्षसी कौर, राक्षसी खालें, औषधीय गोलियां, रत्न, धातुएं और खनिज संजो कर रखता है। इनमें से कई चीजें कच्चे रूप में नहीं थीं, बल्कि गहनों और कीमती फर्नीचर के रूप में ढली हुई थीं। जब छोटू ने ढेर लगते राक्षसी कौर और औषधीय गोलियां देखी, तो उसके चेहरे पर संतोष की झलक साफ थी। ये खजाना सौर्य कबीले की पिछली हानि की भरपाई करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त था। जब सुम्बाश ने देखा कि उसका पूरा कबीला लूटा जा रहा है, तो वह सदमे से थरथराया और उसके मुंह से खून की बड़ी धार निकल पड़ी। अब खून थूकने का नाटक मत कर सुम्बाश, छोटू हंसा। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ गुप्त खजाने छिपे हैं। जल्दी से बता दे कि वो कहाँ है। हो सकता है तेरी जान बख्श दूं। छोटू हरामी, मैं मर जाऊंगा लेकिन कुछ नहीं बताऊंगा। तेरे जैसे कमीने के आगे मैं कभी नहीं झुकूंगा। सुम्बाश की आंखों में जिद और नफरत थी। वह हार मानने को तैयार नहीं था। अभी भी जबान चला रहा है। बहुत अकड़ है तुझमें। ठीक है, अब तेरी सारी ऊर्जा विद्या नष्ट कर देता हूँ, फिर किसी और से पूछ लूंगा। मुझे नहीं लगता सब तेरे जैसे जिद्दी हैं। छोटू की आंखों में एक डरावनी चमक उभरी और वह अपनी ऊर्जा समेटकर सुम्बाश के पेट पर वार करने ही वाला था कि रुको। सुम्बाश चीख पड़ा। उसकी आंखों में भय की लहर दौड़ गई। मेरी विद्या मत नष्ट करो, मैं बता दूंगा। मेरे कमरे में एक चित्र है जिसमें सभी गुप्त सुरंगों का नक्शा छिपे कोड में बना हुआ है। सुम्बाश जानता था कि एक योद्धा के लिए ताकत ही सब कुछ है। जब तक शरीर में ताकत है, तब तक दौलत वापस कमाई जा सकती है, लेकिन दौलत से ताकत नहीं खरीदी जा सकती। उसे उम्मीद थी कि शायद समय खरीदकर वह तब तक जिंदा रह जाए जब तक दुधुंध कबीले के प्रधान बुजुर्ग आकर पलटवार न कर दें। कुछ खजाना देकर जान बचाना फिलहाल फायदे का सौदा था। छोटू ने तुरंत कहा, भैरव इधर आ। भीड़ में से एक सैनिक सामने आया। वह छठे स्तर का योद्धा था। भले ही वह सौर्य कबीले का नाजायज बेटा था, लेकिन उसकी प्रतिभा के चलते उसे सेना में ऊंचा दर्जा मिला था। कभी वह छोटू को तुच्छ समझता था, मगर अब पूरा सम्मान दिखाते हुए एक घुटने पर बैठ गया। आदेश दें तीसरे मालिक। कबीले के सरदार के कमरे में जाकर पूरी तलाशी लो। कुछ ही देर में भैरव को सरदार के कमरे में वो चित्र मिल गया जिसमें खजानों तक जाने वाली तमाम गुप्त सुरंगों का नक्शा बना था। छोटू ने तुरंत आदेश दिया, सारे खजानों को लूट लो। उसी पल सैकड़ों सैनिक धुंध कबीले की हवेली की गहराइयों में उतर गए और एक के बाद एक गुप्त कमरों की तलाशी लेने लगे। जिस भी जगह वे पहुंचे, वहां सोना, रत्न और अन्य कीमती वस्तुएं देखकर उनकी सांसें थम गईं, मानो उनके शरीर की ऊर्जा ही बाहर निकलने लगी हो। कुछ ही समय में भैरव भागता हुआ आया और बोला, तीसरे मालिक, इस दिशा में एक बहुत बड़ा कक्ष है। छोटू ने कहा, तो फिर चलो उसे भी देख लेते हैं। वे दोनों एक विशाल सुरंग के रास्ते धुंध कबीले की गहराइयों में उतरने लगे। जमीन पर तरह तरह के रत्न और मोती बिखरे थे, मगर नजदीक से देखने पर मालूम हुआ कि ज्यादातर चीजें खतरनाक जालों से जुड़ी थीं। गड्ढे, तीर, पिंजरे, जहरीले कांटे, जैसे कोई अंत ही ना हो। शुक्र था कि जो नक्शा उन्हें मिला था उसमें इन सारे जालों की जानकारी थी, इसीलिए उस सुरंग में चलना उनके लिए जैसे किसी आसान पगडंडी पर चलने जैसा हो गया। भैरव ने कहा, तीसरे मालिक, सुरंग के अंत में एक बड़ा खजाना है। हमने उसका दरवाजा खोल दिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं छुआ। सोचा पहले आप खुद उसे देख लें। वहां 3 बड़े गोदाम भी हैं जो ऊर्जा गोलियों से भरे हैं। कम से कम 1 करोड़ गोलियां तो होंगी ही। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे यकीन हो चला था कि सौर्य कबीले का स्वर्ण युग फिर लौट रहा है। छोटू एकदम निश्चिंत होकर सुरंग में आगे बढ़ा। उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके अंदर 5 प्राचीन महाशक्ति हाथियों की ताकत थी, जो उसे लगभग ऊर्जा महारथियों के स्तर पर ले जाती थी। ऐसे में इन मामूली जालों का उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। सुरंग के अंत में एक मोटा लोहे का दरवाजा था, जो कम से कम 3 इंच मोटा था। उसके उस पार एक चमकदार कमरा था, जो रत्नों और मोतियों से भरा हुआ था। वहां ढेर सारी ऐसी चीजें थीं जिनसे कीमती वस्तुएं बनती हैं। साथ ही उच्च कोटि के राक्षसी कौर भी थे। एक जगह पर औषधीय गोलियों का भंडार रखा था, जिसे ठंडी जड़ी से बनी हुई पेटी में सजाया गया था। ये गोलियां ऊर्जा और खून बढ़ाने के साथ साथ बुद्धि और छिपी हुई प्रतिभा को भी बढ़ाती थीं। इनमें सबसे आम गोली थी ऊर्जा संकेंद्रण गोली, जिसे अक्सर ऊर्जा साधक भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा वहां कई चमत्कारी गोलियां भी थीं जिनके अद्भुत प्रभाव होते थे। उदाहरण के लिए
स्वर्ण नव परिवर्तन गोली जो छोटू को पहले मिल चुकी थी। वैसे तो औषधीय गोलियां भी स्तरों में बांटी जाती हैं, निम्न, मध्यम और उच्च। छोटू ने अब तक केवल उच्च स्तर की गोली देखी थी। स्वर्ण नव परिवर्तन गोली भी उच्च स्तर की थी, जिसे बनाना बेहद मुश्किल होता है। ऊर्जा संकेंद्रण गोलियां आमतौर पर निम्न स्तर की मानी जाती थीं, लेकिन यहाँ जो भी था वह मध्यम या उच्च कोटि का था, जिससे यह साफ था कि धुंधकबीले ने कितनी विशाल संपत्ति जमा कर रखी थी। वहां 7वें और 8वें स्तर के राक्षसी जीवों के खौर भी थे, जिनकी कीमत लाखों में थी, कुछ तो करोड़ों तक। छोटू ने अचानक खजाने के बीचों बीच एक मूर्ति की ओर इशारा किया और पूछा, ये क्या है? मूर्ति किसी देवता जैसी थी, जिसके सामने तमाम आत्माएं नतमस्तक थीं। यही धुंध कबीले के संस्थापक पुरखे की ये प्रतिमा थी, जिसके सीने पर एक शीशा टंगा हुआ था। वह ठोस जड़ी से बना हुआ था और उस पर बिजली, बादल, ड्रैगन और बाघ खुदे हुए थे। सब कुछ इतना जीवंत लग रहा था मानो वह शीशा किसी दूसरी दुनिया की खिड़की हो। छोटू ने वह शीशा उठाया और फिर सुम्बाश से पूछा, ये क्या करता है? सुम्बाश पूरी तरह छोटू के नियंत्रण में था। छोटू चाहता तो उसका जीवन नर्क से भी बदतर बना सकता था। जैसे ही सुम्बाश ने देखा कि उसका सबसे पवित्र खजाना उसके संस्थापक पुरखे की मूर्ति से जबरदस्ती उतार लिया गया है, उसका शरीर कांप उठा, मगर वह कुछ कर नहीं सका। वह कांपते हुए बोला, वो हमारा चिलियो कौसम दर्पण है। ये बहुमूल्य खजाना हमारे धुंधक बीला में पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखा गया है। इस आईने की खासियत यह है कि ये किसी भी युद्ध कला की कमजोरियां उजागर कर सकता है। बस इसे देखते हुए अपने अभ्यास करो और ये तुम्हारी गलतियों को सही करता है। ओह, ये तो वाकई काम की चीज है। युद्ध कला की खामियां सुधारने वाली चीज। छोटू ने वह आईना रख लिया। उसे यकीन था कि सुम्बाश कुछ बातें छिपा रहा है, मगर फिलहाल वह बहस के मूड में नहीं था। पूरा खजाना समेट लो। अभी उसके मुंह से यह शब्द निकले ही थे कि ऊपर से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन छोटू की सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि उसने तुरंत समझ लिया कि यह चीख उसके सौर्य कबीला के किसी सैनिक की है। क्या हुआ? वह तुरंत बिजली की रफ्तार से वापस सुरंग की ओर लपका। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा कि दर्जन भर सैनिक जमीन पर पड़े हुए हैं, जिनकी नसें काट दी गई थीं और वे हिलने डुलने तक में असमर्थ थे। ये सब कुछ 5 युवा लड़कों लड़कियों ने किया था। 3 लड़के और 2 लड़कियां। उनमें से एक युवक की तलवार सीधे एक सिपाही के दिल पर तनी हुई थी। सुनो हरामखोरों, अपने तीसरे नौजवान मालिक को बुलाओ, मुझसे उसे कुछ बातें करनी है। छोटू की मौजूदगी का एहसास होते ही उनमें से एक लड़की बोली, भाई वो तो पहले से यही है। पांचों की निगाहें एक साथ छोटू पर जा टिकी। वह युवक जिसके हाथ में तलवार थी अकड़कर बोला, तुम ही छोटू हो, धुंध कबीला को लूटने आए हो? छोटू ने उनकी तरफ गौर से देखा। वह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं। हाँ, मैं छोटू हूँ। और तुम लोग कौन हो? मेरे सिपाहियों को क्यों मारा? उस युवक ने ठहाका लगाया। इन सड़ियल गुलामों से भी गए बीते लोगों ने हमारी राह रोकी। इनकी जान छोड़ना तो हमारी मेहरबानी है। हम वसंत और पतझड़ कुल के शिष्य हैं। हम यहाँ यान हेवन से बस गुजर रहे हैं और थोड़े पैसों की जरूरत है। चूंकि तुम इस कबीले का माल लूट रहे हो, तो हमने सोचा कुछ हिस्सा हम भी ले लें। क्यों ना सारा खजाना हमें दे दो, हम बदले में रसीद दे देंगे। अगर भविष्य में कोई परेशानी हो तो बस कहना कि वसंत और पतझड़ कुल के लोग आए थे। वसंत और पतझड़ कुल, छोटू ने सोचा। यह नाम वह पहले भी सुन चुका था। ये एक बड़ा घमंडी संगठन था जो समृद्ध भूमि महाद्वीप में मौजूद था। हालांकि वह किसी आधिकारिक संस्थान जैसा नहीं था, मगर उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि परछाई बिखराव कुल से भी ज्यादा। सौर्य कबीला तो उनके सामने कुछ भी नहीं था। सच कहें तो पूरा यान हेवन भी उनके सामने तुच्छ था। यहाँ तक कि 10 यान हेवन भी मिल जाए तो भी वसंत और पतझड़ कुल के बराबर नहीं हो सकते। छोटू की चुप्पी देखकर वे सब हंस पड़े। उसी समय उनमें से एक युवक की नजर छोटू के हाथ में पकड़े तिलिस्मी आयाम आईना पर पड़ी और वह भीतर से कांप उठा। वो आईना, क्या वो 9 स्वर्गीय ईशरत मणि से बना है? उसने पूछा। इतना महान खजाना यहाँ कैसे हो सकता है? इसे तो हमें दे दो। क्या कहा? 9 स्वर्गीय ईशरत मणि? स्वर्गों से गिरी कोई दिव्य मणि? इतनी अद्भुत चीज यहाँ कैसे मिल सकती है? पांचों के चेहरे पर हैरानी और लोभ साफ दिख रहा था। वे इस आईने को देखकर दंग रह गए थे। सुन बे छोकरे, तलवार वाला नौजवान बोला, वो आईना अभी हमें दे दे। यही तेरी भेंट होगी हमारे लिए। तू उस चीज को चला भी नहीं पाएगा। दूसरे युवक ने जोड़ा, और ऊपर से ये तेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। ऐसी दिव्य चीजें हमारे जैसे ऊंचे कुलों के लोगों के हाथ में ही शोभा देती हैं, न कि तेरे जैसे गंवारों के पास। बिल्कुल सही, एक लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा। धन्यवाद में सिर झुकाओ। छोटू अचानक पहले से भी ज्यादा सीधा और ऊंचा खड़ा दिखाई दिया। तुम लोग तिलिस्मी आयाम के वसंत शरद घर से आए शिष्य ज्यादा ही अकड़ू लगते हो, है ना? ठीक है, अब नरक का रास्ता देखो। उसके शब्द इतने ठंडे थे कि ऊपर से तपती धूप के बावजूद धुंधकबीला की हवेली में जैसे ठंडक फैल गई हो। सबके चारों तरफ मौत का साया साफ महसूस हो रहा था। क्या? वसंत शरद घर से आए शिष्यों को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। तलवार पकड़े युवक ने घूरते हुए कहा, तुमने क्या कहा? हिम्मत है तो फिर से कहो। लेकिन छोटू ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सीधे अपने वार से जवाब दिया। उसकी मुट्ठी हवा चीरते हुए सीधी उस युवक के गले की ओर बढ़ी।
वसंत, शरद, घर से आए इन पांचों शिष्यों के पास उन्नत ऊर्जा कलाएं थीं। छोटू ने पहले ही अंदाजा लगाया था कि वे सब 8वें चरण में हैं और मन की शक्ति को मूर्त रूप देने में सक्षम हैं। इस स्तर पर वे विश्वभानु जैसे बड़े घरानों के मुखिया के बराबर समझे जाते थे, मगर ये सिर्फ दिखावा था। असल खतरनाक बात यह थी कि वे तिलिस्मी आयाम जैसे ताकतवर संप्रदाय से जुड़े थे और इसी वजह से वे अपने साधना स्तर से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। छोटू खुद अब भी 7वें चरण में था, लेकिन वह पहले भी कई बार 8वें चरण के लड़ाकों को मात दे चुका था। उसे हराने का मौका सिर्फ किसी ऊर्जा के असली मास्टर के पास ही हो सकता था। इन पांचों को लगता था कि वे जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन छोटू को उनकी बातों और घमंड को बर्दाश्त करने का कोई इरादा नहीं था। वह धुंध कबीला की संपत्ति को बचाने और उसके लोगों को गुलाम बनने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे सामने कोई भी हो। जब तलवार पकड़े युवक ने छोटू की मुट्ठी से पहले हवा में आया झोंका महसूस किया तो उसे समझ आ गया कि छोटू असल में हमला करने आया है। उसके चेहरे पर गुस्सा उबाल मारने लगा। ओह नवधनाढ्य गंवार, तुमने तिलिस्मी आयाम जैसे घर का अपमान किया है। आज भले ही तुमने धुंधक बीला को बचा लिया हो, मगर कल तुम्हारा नंबर आएगा। उसकी तलवार सांप की तरह मचलने लगी और चमकती तलवार की किरणें हवा में नाच उठीं। उनके साथ साथ बर्फ चटकने की आवाजें आने लगीं और जमीन पर बर्फ फैलने लगी। शरद की सर्द हवा ने पूरे मैदान को घेर लिया। यह तिलिस्मी आयाम की शाही ऊर्जा कला थी, 4 मौसमों की तलवारबाजी, जो वसंत, गर्मी, शरद और सर्दी की ताकतों को मिलाकर हर जीवित चीज को मुरझा सकती थी। जब इसका इस्तेमाल लड़ाई में होता था तो ऐसा लगता जैसे कुदरत खुद मैदान में उतर आई हो। छोटू की मुट्ठी से उठी हवा की लहर उस सांप सी घूमती तलवार की रोशनी से टकराई और बिखर गई। वह रोशनी छोटू के पेट की ओर तेजी से बढ़ गई। तिलिस्मी आयाम की तलवारबाजी वाकई जबरदस्त है। छोटू सोच में पड़ गया। उसे लगा शरद से सर्दी की तरफ जो बदलाव आया वह उसकी अपनी अजेय मुट्ठी से भी ऊपर की चीज थी। सच कहें तो सिर्फ शाही श्रेणी की ऊर्जा कलाएं ही सजीवों से जनिया सुनचिलिनी की बुसनी को ही मौसम और आकाश की शक्तियों को इस तरह से जगा सकती थी। पल भर में छोटू की मुट्ठी तलवार की रोशनी से भिड़ गई। तलवार ने उसकी त्वचा को काटने की कोशिश की, लेकिन अंदर की झिल्ली ने उसे रोक लिया। फिर भी तलवार की ठंडी ऊर्जा उसकी नसों में उतरने लगी और एक सर्द बर्फ जैसी अनुभूति उसके अंदर फैल गई। तलवार पकड़ने वाले ने देखा कि छोटू की पूरी देह पर बर्फ की परत जमने लगी है और उसके सिर के ऊपर ठंडी भाप के बादल मंडराने लगे। कुछ ही देर में बर्फ के टुकड़े गिरने लगे और छोटू एक बर्फ की मूर्ति जैसा दिखने लगा। भाई, एक युवती बोल उठी, आपने 4 मौसमों की तलवारबाजी में शरद और सर्दी की शक्ति को पूरी तरह हासिल कर लिया है। अगर आप वसंत की बारिश और गर्मियों की बिजली को भी जगा लें तो आप ऊर्जा के असली मास्टर बन जाएंगे। और जब कोई ऊर्जा मास्टर शाही कला से बनता है तो वह किसी भी बनावटी या देहाती ऊर्जा मास्टर से कई गुना ताकतवर होता है। बिल्कुल। दूसरा शिष्य बोला, सारे यान हेवन में सिर्फ 2 ही असली ऊर्जा गुरु हैं, विश्वभानु और हिमेश। विश्वभानु तो फिर भी ठीक है, लेकिन हिमेश तो पूरी तरह से बेवकूफ है। हिमेश के बेटे छोटू को मार डालो, तभी हम उसे बाहर निकाल पाएंगे। वसंत और शरद, रतु के घर का इस तरह अपमान करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे इतने अपमानजनक तरीके से व्यवहार करने का साहस कैसे कर सकते हैं? जब सौर्य कबीला का बेटा ही ऐसा है तो वे निश्चित रूप से विनाश के लायक हैं। उन 5 शिष्यों का घमंड सबके सामने साफ झलक रहा था। छोटू ने मन में सोचा, यह 4 रथुओं की तलवारबाजी तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। शुक्र है कि मैंने बिजली के विशालकाय को सोकर अपने शरीर को मजबूत कर लिया था। बर्फ से ढके होने के बावजूद उसे जरा भी बेचैनी नहीं हुई, बल्कि सच तो यह है कि वह शुरू से ही तलवार की ऊर्जा को बेअसर कर सकता था। आखिरी पल में उसने अपना विचार बदला और तलवार की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने दिया ताकि बिजली के विशालकाय की जीवन शक्ति उत्तेजित हो सके। जैसे ही ऐसा हुआ, उस तलवार की ऊर्जा को पूरी तरह से बेअसर करने में उसके सारतत्व को केवल एक सांस का समय लगा। उसी पल उसके अंदर के कण हिल उठे, क्योंकि भ्रूण के रूप में मौजूद उन 2 विशालकाय हाथी जागने लगे और अपनी शक्ति दिखाने लगे। छोटू के शरीर की हड्डियां तुरंत मजबूत होने लगीं और उसकी त्वचा के नीचे की झिल्ली मोटी हो गई। उसकी हर मांसपेशी अचानक बर्बर गुस्से के साथ उभरने लगी, जिससे वह एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह लगने लगा जो बस फटने ही वाला हो। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा और रक्त उसके अंदर बहने लगा, ऐसा लगा जैसे कहीं नरक की गहराइयों में कोई भट्टी उबल रही हो। माना जाता था कि नरक की भट्टियां इस दुनिया में मौजूद किसी भी चीज को पिघला सकती है, यहाँ तक कि देवताओं और आत्माओं को भी। इसलिए जब कोई व्यक्ति नरक को कुचलने वाले गॉड महमद की शक्ति को उच्चतम स्तर तक विकसित करता है तो उसके भीतर एक छोटी सी भट्टी पैदा हो सकती है। एक ऐसी भट्टी जो किसी भी चीज को पिघला और शुद्ध कर सकती है। इसे नरकाग्नि क्रूसिबल के नाम से जाना जाता था और आखिरकार यह उसे गोल्डन 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल का सेवन करने की क्षमता प्रदान करता, या शायद सीधे एक दानव कोर का भी सेवन कराता। हालांकि छोटू अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा था। इस समय वह केवल इतना ही कर सकता था कि अपनी ऊर्जा और रक्त प्रवाह के भीतर
नरकाग्नि क्रूसिबल की बुदबुदाती आवाज पैदा कर सके। हालांकि यह भी काफी था। दो प्राचीन महाकाय हाथियों की अतिरिक्त शक्ति ने छोटू को नाटकीय रूप से अधिक शक्तिशाली बना दिया। उसमें से ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह फूट पड़ा, जिससे बर्फ टूट गई और पिघल गई। वह एक कदम आगे बढ़ा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां पंजे की तरह मुड़ी हुई थी। इस हरकत से उसकी हथेली में घुसी तलवार तुरंत नष्ट हो गई। उसमें विस्फोट हो गया और उसके टुकड़े कई दिशाओं में उड़ने लगे। जिस युवक ने उस पर हमला किया था वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया और प्रहार की ताकत से वह पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। तो उसने घुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या हो रहा है? इस बारे में अनिश्चित, उसने जल्दी से जवाबी हमला करने के लिए अपनी ऊर्जा कला का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, छोटू ने एक और कदम आगे बढ़ाया और एक और मुक्का मारा। यह मुक्का दूसरे मुक्कों की तरह सिर्फ जांच करने वाला नहीं था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को बचने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी और जैसे ही उसका मुक्का आगे बढ़ा, उसे एक फुफकार सुनाई दी जो नरक से आई एक भट्टी की तरह लग रही थी, जिसने स्वर्ग के सबसे ऊंचे स्थान से देवताओं और आत्माओं को पिघला दिया था। उसके प्रतिद्वंद्वी के पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल उस मुट्ठी को तेजी से अपनी ओर आता देख सकता था। फिर वह उसके सिर पर जोर से टकराई, उसे भाप बना दिया और उसे एक सिरहीन लाश में बदल दिया जो जमीन पर गिर गई। कुछ पल पहले तलवार चलाने वाला वह युवक घमंड का प्रतीक था, लेकिन 3 सांसों के भीतर ही उसकी तलवार नष्ट हो गई और वह वर वहीं मारा गया जहां वह खड़ा था। उसके 4 साथी प्रतिक्रिया भी नहीं कर सके और सच तो यह है कि छोटू का उन्हें पलटकर जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। वह एक दिव्य ड्रैगन की तरह था। उसके पैर किसी विशाल जानवर की तरह विनाशकारी थे और उसकी भुजाएं एक बाज के पंखों की तरह फुर्तीली थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी असली ताकत दिखाई। 100 कदम के दायरे में सब कुछ बंद कर दिया। कोई तरीका नहीं था जिससे वह उन 4 शिष्यों को भागने देता। अगर उनमें से एक भी बच गया और उसने अपने संप्रदाय के मुखिया को इसकी खबर दे दी तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते थे। पलक झपकते ही छोटू ने सभी युवकों पर मुक्का मारा और उनकी छाती तोड़ दी। उनके मुंह से खून बहने लगा और उनके अंदर के अंग भी बाहर निकल आए और वे जमीन पर गिर पड़े। उसकी सच्ची ऊर्जा ने दोनों युवतियों के हाथों और पैरों को जकड़ लिया और उन्हें हिलने डुलने में असमर्थ कर दिया। फिर छोटू ने अपनी उंगली हिलाई, उनके ऊर्जा केंद्रों पर घातक वार किए, जिससे उनकी ऊर्जा का भंडार नष्ट हो गया। तुरंत वे जमीन पर गिर पड़ी और पंक्चर हुए गुब्बारे की तरह उनसे ऊर्जा निकलने लगी। और इस तरह वसंत और शरद, रतु के घर के 5 माहिर या तो मारे गए या अपंग हो गए। तुमने हमारी मार्शल आर्ट को बेकार कर दिया, महिलाओं में से एक ने कहा। मौत के सामने भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। वे हमेशा घमंडी और असहनशील थीं और जहां भी जाती थीं उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। और फिर भी इस अनजान जगह पर उन्हें यह बुरा दिन देखना पड़ा। उन्हें जो अपमान और बेइज्जती महसूस हुई वह बहुत ज्यादा थी। सैनिकों, तुरंत अपनी लाइन बनाओ, छोटू ने जोर से कहा, जिससे इलाके के सभी सैनिक तुरंत अपनी जगह पर खड़े हो गए। इन 5 को बांधो और इन्हें यहाँ से दूर ले जाओ। ध्यान रखना कि कोई इन्हें न देखे। जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में एक शब्द भी मत बोलना और सच कहूं तो बस ये भूल जाओ कि ऐसा कभी हुआ भी था। अगर ये बात बाहर निकली तो हम सब मारे जाएंगे। वहां मौजूद सभी सैनिक वफादार थे और छोटू को पूरा भरोसा था कि वह इस मामले को गुप्त रखने के लिए उन पर भरोसा कर सकता है। फिर भी वह अभी भी चिंतित था। उसने शायद शैडो ब्लाइट हाउस और स्प्रिंग एंड ऑटम हाउस दोनों को नाराज कर दिया था। विषभानु कबीला अब उन पर वैसे ही नजर रख रहा था जैसे एक बाघ अपने शिकार पर रखता है और धुंध कबीला के मुख्य बुजुर्ग शायद बदला लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सौर्य कबीला निश्चित रूप से बहुत ही नाजुक स्थिति में था। हालांकि यह कबीला शान में डूबा हुआ दिख रहा था, लेकिन आने वाले दिन खतरों से भरे हुए थे और अगर उन्होंने अपने पत्ते ठीक से नहीं खेले तो उनका अंत भी धुंध कबीला की तरह हो सकता था, जहां उन्हें लूटा गया और मार दिया गया। धुंध कबीला से खजाने के एक के बाद एक संदूक निकलने लगे। साथ ही नौकरों और कबीले के सदस्यों का तांता लग गया। शहर के दूसरे बड़े कबीले पूरी तरह से सतर्क होकर अपनी अपनी हवेली में ही रहे। साथ ही उन्होंने शहर के मजिस्ट्रेट की हवेली को रिपोर्ट भेजी। कुलों के बीच सशस्त्र संघर्ष असामान्य नहीं था, लेकिन ऐसी स्थितियां अपेक्षाकृत दुर्लभ थीं जिनमें एक पूरे कुल को नष्ट कर दिया जाता था और लूट लिया जाता था। छोटू ने सब कुछ देख लिया। धन और कैदियों को जल्दी से सौर्य कबीला में ले जाया गया। साथ ही वसंत और शरद, रथु के घर से 5 शिष्यों को भी। सब कुछ हो जाने के बाद छोटू अपने पिता और भाइयों से मिला। उनके सामने जमीन पर 3 युवकों और बेहोश युवतियों के शव पड़े थे और नष्ट हुई ऊर्जा का भंडार बह रहा था। वसंत और शरद रथु का घर हिमेश बड़बड़ाया, यह देखते हुए कि वह अभी अभी ऊर्जा के गुरु स्तर पर पहुंचा था। यह खुशी का समय होना चाहिए था, लेकिन इन शिष्यों को देखकर वह हैरान रह गया और इधर उधर घूमने लगा।
अगर इस बारे में बात फैल गई तो सौर्य कबीला की सभी 10 शाखाएं निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगी। सच कहूं तो यान हेवन खुद ही शायद जमीन पर गिर जाएगा। वसंत और शरद ऋतु का घर कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। कुछ लोग तो उन्हें वसंत और शरद ऋतु संस्थान भी कहने लगे हैं। पिताजी, छोटू ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने पहले ही सभी गवाहों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि वे इस बारे में एक शब्द भी न बोलें। इसके अलावा मैंने इन 2 युवतियों को जिंदा छोड़ दिया है। न केवल हम शायद उनके संप्रदाय के बारे में कुछ अंदरूनी जानकारी पा सकते हैं, बल्कि हमें कुछ ऊर्जा कलाएं भी मिल सकती है जो हमारे सौर्य कबीला को मजबूत कर सकती हैं। हाँ, जो हो चुका है उसे हम वापस नहीं ले सकते, इसीलिए पछतावे में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। हिमेश की आंखें तलवार की तरह तेज हो गईं। इसके अलावा आपकी चाची डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट की सदस्य हैं। सबसे बुरी हालत में हम मुसीबत से बचने के लिए उस रिश्ते का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आज आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर इस कहानी के लॉन्ग एपिसोड भी डालूं? अगर हाँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि मैं लंबे एपिसोड तभी डालूंगा जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो बिना देरी के अभी सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दिखाओ। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मोड पसंद आया, और चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर रात इसी समय मिलता रहूँगा एक नई रहस्यमयी थ्रिल से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानी वही होती है जो आपको अंदर तक छू जाए। मैं मिलूँगा आपको अगली कड़ी में। तब तक के लिए अलविदा, और बने रहिए टिलिस्मी स्टोरीज़ के साथ।